हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे समाज सेवा की आड़ में साजिश। इसमें दरअसल जो कुछ संगठन हैं, एनजीओ वगैरह, वो काम कर रहे हैं समाज सेवा की आड़ में। वो दरअसल मतांतरण ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा इन लेखक का मानना है। लेखक हैं राजीव सचान जी। तो चलिए लेख की शुरुआत करें, देखते हैं क्या है मामला। और ये यूपीएससी के लिहाज से अगर देखें तो यूपीएससी का जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 में जो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज, उससे रिलेट करके देख सकते हैं। इसके अलावा एससे में कभी कभी समाज से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो उसमें हम इन मुद्दों को शामिल कर सकते हैं। तो लेख है इस प्रकार से। और अंत में हम ये भी देखेंगे जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार क्या हैं, कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातें हैं। तो हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब 6 गैर सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठन मतलब होता है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन यानी ऐसे संगठन जिसकी सरकार जो है बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं करती है और उसको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है, वो समाज की सेवा के लिए काम करती है, वो है गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, जिसको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी हम बोल सकते हैं। तो 6 गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ के उस लाइसेंस को रद्द कर दिया जिसके तहत वे विदेशी चंदा लेने के अधिकारी थे। यानी गैर सरकारी संगठन जो होते हैं उनको विदेशी चंदा चंदा भी लेने का उनको अधिकार होता है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। और लाइसेंस बनाती है कौन? केंद्रीय गृह मंत्रालय बनाती है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 गैर सरकारी संगठनों के जो विदेशी चंदा लेने का लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया है। इस तरह इस साल गैर सरकारी संगठनों की संख्या 9 पहुंच गई है। यानी इस साल गैर सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है? तो 9 है। किस लिए 9 है? जिनके विदेशी चंदे पाने वाले लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तो अभी तक 9 लोगों के लाइसेंस को रद्द किया गया है जो कि विदेशी चंदा पाते थे। इन संगठनों पर विदेश से मिले चंदे का दुरुपयोग करने, अच्छा क्यों किया गया है? क्योंकि जो विदेश से चंदा मिल रहा है उसका दुरुपयोग करने, आय व्यय का हिसाब न देने और मतांतरण में लिप्त होने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यानी कि जो 9 गैर सरकारी संगठन को अभी तक बैन किया गया है और रिसेंटली 6 को बैन किया गया है, उसके पीछे 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये है कि विदेश से जो चंदे मिले उनका उन्होंने दुरुपयोग किया। दूसरा, आय व्यय का कोई लेखा जोखा रखा नहीं। और तीसरा, मतांतरण में लिप्त रहे ये, यानी कि अपने धर्म को फैलाने का प्रयास किया, मतलब जैसे ज़बरदस्ती मतांतरण कराना, ये सब कृत्य कर रहे थे। तो ये सब गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे। हालांकि मतांतरण कोई कर सकता है अपने मत में, मतलब किसी दूसरे धर्म पुरुष कह लें मान सकता है, मतांतरण करने का अधिकार है। लेकिन किसी को ज़बरदस्ती या किसी को बार बार प्रोत्साहित करके किसी को कह लें कि माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके अगर कराया जाता है तो उसको मतांतरण बोला जाता है, जो कि कानूनन गलत भी है। तो इसलिए ये सब उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। तो पहला कारण क्या था? पहला था विदेशी चंदा का दुरुपयोग, दूसरा लेखा जोखा नहीं रखे, और तीसरा मतांतरण। इस कारण से बैन किया गया। बीते कुछ सालों में इन्हीं कारणों से तमाम गैर सरकारी संगठनों के विदेशी चंदे हासिल करने वाले लाइसेंस रद्द किए गए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे हजारों संगठन सक्रिय हैं, यानी कई सारे संगठन तो अभी भी सक्रिय हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और मतांतरण में लिप्त हैं। ऐसे संगठन प्रकट रूप में तो समाज सेवा का काम करते हैं, यानी ऊपर से दिखाई देगा कि समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मतांतरण का गंदा धंधा चलाते हैं। वे विदेश से मिले पैसे का मनमाना इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कुछ एनजीओ अपनी जेबें भरने का काम करते हैं, वहीं अन्य लोगों को बरगलाकर या फिर उनकी गरीबी और अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका मत मजहब बदलने का काम करते हैं। जैसे देखेंगे छत्तीसगढ़ में, मिज़ोरम में कई सारे जनजातीय लोग हैं जो कि ईसाई बन गए हैं। तो ईसाई बनने के पीछे क्या कारण था कि ईसाई मिशनरियाँ जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा सक्रिय थे और वो गरीब थे, तो उनको ये लालच दे करके कि आप ईसाई में आ जाओगे तो आपका बहुत भला हो जाएगा, हम आपके कल्याण का काम करेंगे। तो कई सारे लोग ईसाई बन गए जबकि वो जनजातियाँ थीं। इसीलिए देखेंगे मिजोरम वगैरह में बहुत सारे ईसाई लोग रहते हैं वहाँ पर। तो ईसाई वहाँ पे कैसे पहुँच गए? तो मिशनरियों के द्वारा पहुँचे। तो ये जो गरीब है जनजातियाँ वाले क्षेत्र में है तो उनको बरगला कर बहला करके उनका मतांतरण करवा देते हैं।
वैसे तो मतांतरण का धंधा पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन अफ्रीका और एशिया के गरीब देश किस्म किस्म के गैर सरकारी संगठनों के निशाने पर खास तौर से हैं। इनमें से बड़ी संख्या उनकी है जो दूसरे मत मजहब वालों को अपने मजहब में लाने को प्रतिबद्ध हैं। इनका मानना है कि लोगों का भला तभी होगा जब वे मजहब विशेष के अनुयायी बनेंगे, माने कोई एक्स नाम के धर्म का अनुयायी बनेंगे तभी उनका कल्याण होगा। जाहिर है कि ऐसे ज़्यादातर संगठन ईसाइयत या इस्लाम से जुड़े हुए हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऐसे ज़्यादातर जो संगठन है वो ईसाइयत और इस्लाम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों मजहब के धर्म प्रचारक इस मानसिकता से लैस हैं कि केवल उनका मार्ग ही असली या फिर एकमात्र ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर ईश्वर को पाया जा सकता है या फिर जन्नत हासिल किया जा सकता है। ये संगठन समूह इस सनक से ग्रस्त है कि सारी दुनिया को अपने मजहब का अनुयायी बनाना है। यानी इनका ऐसा भी मानना होता है कि दुनिया में सबसे अच्छा धर्म जो है हमारा है। जैसे कुछ लोगों के मुंह से मैं भी सुना हूँ कि कहते हैं कि जो इस्लाम है, दरअसल सभी लोग पैदाइश इस्लाम होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद धीरे धीरे उनका धर्म मतलब पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और वो इस्लाम छोड़ करके कुछ और बन जाते हैं। यानी उनका पहले से मानना होता है कि सभी लोग पैदाइश जो है इस्लाम है। तो और जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं उनको फिर से पथ पे लाना है, इसलिए उनका मतांतरण कराना है। इन संगठन समूहों को कई देशों की सरकारें भी संरक्षण देने के साथ आर्थिक सहायता भी देती हैं। यदि कोई देश ऐसे संगठन समूह के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के खतरे का झूठा प्रचार किया जाता है कि क्योंकि हमारे धर्म जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये तो प्रचार ही तो कर रहे हैं, यानी मतांतरण करा रहे हैं, धर्म अपना फैला रहे हैं, तो प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन जब किसी को बहला कर बरगला कर उनको लालच दे करके या कभी कभी दबाव में ला करके मतांतरण कराया जाता है तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं होगा, बल्कि जो उसकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता थी पहले, आपने उसको गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से उसका मतांतरण करवा दिया, तो उसके धार्मिक स्वतंत्रता का हनन आपने किया, तो आप वाला नहीं माना जाएगा कि आपने अपना फैलाव किया, बल्कि ये माना जाएगा कि आपने उसका नुकसान किया। तो इसलिए इसको धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में नहीं लाया जा सकता कि हम किसी का मतांतरण बरगला करके करवा दें। इस काम में तथाकथित मानवाधिकार संगठन भी भागीदार बनते हैं। मानवाधिकार संगठन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है, तो उनका मतलब सपोर्ट करते हैं। भारत में मतांतरण में लिप्त संगठनों का काम इसलिए आसान बना हुआ है क्योंकि भारतीय संविधान सभी मतावलंबियों को अपने मत मजहब का प्रचार करने का अधिकार देता है। हमारे देश में भी जो है संविधान कहता है कि सभी धर्म को जो है अपने मजहब का प्रचार करने का अधिकार है। इस अधिकार में कोई समस्या नहीं है, इस अधिकार में कोई समस्या नहीं कि सब लोग अपना अपना प्रचार करें। समस्या इसमें है कि इसका जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस दुरुपयोग का उदाहरण है पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ देश के आदिवासी बहुल इलाके। इन इलाकों में बड़ी संख्या में दलितों और आदिवासियों का मतांतरण वैसे ही गैर सरकारी संगठनों की ओर से किया जा चुका है, जैसे कुछ संगठनों पर रह रह कर पाबंदी लगाने का सिलसिला कायम है। मतांतरण में लिप्त संगठन कितने दुस्साहसी हैं, इसका एक प्रमाण है कि कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उस इस्लामिक दावा सेंटर का भंडाफोड़ जो मूक बधिर छात्रों को मतांतरित करने में लगा हुआ था, मतलब जो मूक है, बोल नहीं सकते, बहरे हैं, उन लोगों को भी जो है ये लोग करा देते हैं मतांतरण उनका। ऐसे ही तमाम संगठन ईसाई मिशनरियों की शक्ल में सक्रिय हैं। ये इतने ढीठ हैं कि लोगों को बरगलाने के लिए हिंदू देवी देवताओं की आड़ लेने में भी संकोच नहीं करते। ऐसे संगठन अब सारे देश में सक्रिय हैं
उनकी अवांछित सक्रियता से सरकारें अच्छी तरह अवगत हैं, लेकिन वे कुछ करने से बचने में ही अपनी भलाई समझती हैं। यह खतरनाक प्रवृत्ति क्योंकि यह खतरनाक प्रवृत्ति क्योंकि मतांतरण अभियान कुल मिलाकर राष्ट्रांतरण का काम कर रहा है। जब कभी मतांतरण में लिप्त तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात उठती है तो खुद को सेकुलर लिबरल कहने वाले सक्रिय हो उठते हैं। सेकुलर सेकुलर का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रोवाइड करना, और लिबरल का मतलब होता है उदार, यानी कि कोई भी कोई काम कर सके, किसी को रोक टोक ना हो, सबको समानता स्वतंत्रता हो, इसे बोलते हैं लिबरल। तो सेकुलर और लिबरल कहने वाले सक्रिय हो उठते हैं जब कोई ऐसी कार्रवाई की बात उठती है कि इनको बैन किए जाए। ऐसे लोग तब भी सक्रिय हो जाते हैं जब कोई संगठन घर वापसी की बात करता है। जिन सेकुलर लिबरल तत्वों को छल छद्म से चल रहे मतांतरण अभियानों में कोई समस्या नहीं होती, वे घर वापसी जैसे कार्यक्रमों पर आपत्ति जताते हैं। यही नहीं, वे दलितों और आदिवासियों को हिंदू ना मानने की वकालत करने वालों को साथ देते हैं। यानी उनका ये मानना है कि ये जो दलित हैं या जो आदिवासी हैं ये दरअसल हिंदू नहीं हैं, तो ऐसा वकालत करते हैं कि ये हिंदू नहीं है, क्योंकि एक तर्क ये भी कभी कभी आता है कि चूंकि इनका बहुत ही सालों तक शोषण होता रहा है तो ये हिंदू कैसे हो सकते हैं। यह ऐसे तत्वों की सक्रियता का प्रमाण है कि अब मीडिया के एक हिस्से में ऐसे विमर्श देखने को दिखाई देने लगा है कि किस क्षेत्र में कितने हिंदू, मुसलमान और दलित एवं आदिवासी हैं। यानी हर जगह भी ये देखने को मिलता है कि विभिन्न धर्मों के लोगों का वहाँ पे प्रतिनिधित्व कितना है। यह और कुछ नहीं, दलितों और आदिवासियों को हिंदू समाज से अलग बनाने का कुछ चक्र है। मतांतरण में लिप्त तत्व इसलिए बेलगाम है क्योंकि अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक एवं शिक्षा संस्थानों को अपने हिसाब से संचालित करने का अधिकार है। आप जानते हैं कि धर्म जो अल्पसंख्यक एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक एवं शिक्षा संस्थानों को अपने हिसाब से संचालित करने का अधिकार है। अगर ये अल्पसंख्यकों का विशेष रूप से बात करें तो कहा गया है, अगर अनुच्छेद 29 और 30 में देखें पढ़ें तो उसमें मिलता है कि अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक एवं शिक्षा संस्थान को अपने हिसाब से संचालित करने का अधिकार है। इस अधिकार का भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है। यह अधिकार बहुसंख्यकों को प्राप्त नहीं है और इसी कारण यह मांग उठती है कि मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाए। अभी एक केस गया था, हमारे सुप्रीम कोर्ट में गया था। पहले तो ये केस गया था किसी हाई कोर्ट में। मामला ये था कि जैसे एक मंदिर है, मंदिर के अंदर पुजारी रहता है, तो क्या इस मंदिर का जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका मालिक पुजारी है या उसका मालिक भगवान है, ये मामला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का मालिक भगवान है, गॉड। इसका मतलब ये है कि पुजारी जो है वो अपने किसी रिलीजियस प्रीमाइसेस को क्रय विक्रय नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो भगवान की संपदा है। तो उनसे पूछे वकील कि सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुजारी है वो एक प्रकार से सेवक है, सर्वेंट है। किसका सर्वेंट है? तो गॉड का सर्वेंट है। यानी पुजारी कैन नॉट सेल और बाय एनी रिलीजियस प्रीमाइसेस। तो वही इसमें बात कर रहे हैं कि मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाए। जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के धार्मिक संस्थान को मुक्त किया गया है, यानी कि वो अपना उसका प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, वैसे ही हिंदुओं के मंदिरों को भी स्वतंत्रता दी जाए, ऐसी बात ये कर रहे हैं। ज्ञात हो कि देश के ज़्यादातर बड़े मंदिरों का प्रबंधन सरकार की ओर से किया जाता है। देश के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनका प्रबंधन कौन करता है? सरकार करती है। उनके चंदे और चढ़ावे का पैसा सरकारी कोष में जाता है।
इसका कहीं कोई औचित्य नहीं कि अपने धार्मिक स्थलों और शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन का जैसा अधिकार अल्पसंख्यकों को हासिल है वैसा बहुसंख्यकों को न हो। लेकिन यह अंधेर गर्दी जारी है। इसके बाद भी यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान की निगाह में सभी बराबर हैं। अब ये इनका अपना मत है लेखक का कि अगर हिंदुओं को प्रबंधन करने का अधिकार नहीं दिया गया है तो ये गैर समानता है। तो ये एक दूसरा मैटर है इसके बारे में। यह निरा झूठ है, यह निरा झूठ है। सच यह है कि हमारा संविधान समानता के सिद्धांत की घोर अनदेखी करता है। पता नहीं क्यों संसद, सरकार, सुप्रीम कोर्ट को यह विसंगतियां दिखाई नहीं देती। यह विसंगति शिक्षा के अधिकार कानून में भी नत्थी हो गई है। शिक्षा का अधिकार जो कानून है वो 2009 में आया था, पता होगा, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान ये सब चलाया गया था। माना जाता है कि इसी कारण हिंदू समाज का अंग माने जाने वाले जैन समाज ने खुद को अल्पसंख्यक घोषित किए जाने की पहल की है। एक तरह से भारतीय संविधान ही भारतीय समाज के विघटन विखंडन को बढ़ावा दे रहा है। ये है इनके अपना मत है, दिस इज हिज पॉइंट। तो सबसे पहले अब देखिए हमारे संविधान में जो अधिकार हैं, अधिकार के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां। हमारे संविधान में पता है कई सारे भाग हैं और भागों की संख्या 25 है। 25 भाग हैं लेकिन सक्रिय रूप से 22 भाग काम करते हैं। ऐसे ही अनुसूचियां जो हैं पहले तो 8 थी लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऐसे जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 50 को तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन कुछ अनुच्छेद हट गए, कुछ अनुच्छेद जोड़ दिए गए। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 450 अनुच्छेद माने जाते हैं। यानी है तो अभी भी 395, लेकिन जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 51 था तो उसमें एक आर्टिकल और जोड़ दिया गया अनुच्छेद 51 का, तो अनुच्छेद 51 भी है, 51 का भी है, तो एक अतिरिक्त जुड़ गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 450 अनुच्छेद जो है वर्तमान में बताए जाते हैं। तो संविधान के जो 22 भाग हैं, मतलब वैसे तो 25 हैं लेकिन कुछ भाग हट गए हैं, कुछ भाग जुड़ गए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 22 भाग हैं। संविधान के भाग 3 में जो भाग 3 है, जैसे भाग 1 है उसमें कहा जाता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 ये चीज़ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। फिर 2, 3 में ऐसी बातें कही गई हैं कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी क्षेत्र को अपने में मिला सके, किसी क्षेत्र अपने भारतीय भूभाग को छोड़ सके, ये सारी बातें की गई हैं। या किसी राज्य का सीमांकन कर सके, राज्य के एरिया को बढ़ा सके, घटा सके, किन्हीं 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना दे, एक राज्यों को 4 राज्यों में बांट दे, या किसी का नाम परिवर्तन करना हो, तो ये सारे अधिकार जो हैं ये 2, 3 में दिए जाते हैं। और 2, 3 अनुच्छेद 2, 3 का इस्तेमाल किस प्रकार से होगा इसकी व्याख्या अनुच्छेद 4 में की गई है। ये तो भाग 1 है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी बात की गई है। नागरिकता संबंधी बात अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक की गई है। इसी प्रकार से जब भाग 3 में आएंगे तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मूल अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि विधि क्या होता है, विधि की परिभाषा बताई गई है। इसके अंदर में कानून यानी कि एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रेगुलेशंस, रूल या कस्टम्स, ऐसे कस्टम्स जो इन्फोर्सिएबल हैं। यानी कुछ कस्टम है जो कि इन्फोर्सिबल नहीं है, जैसे सती प्रथा है। तो सती प्रथा एक कानून था एक ज़माने में, बट दिस टाइम सती प्रथा इज नॉट इन्फोर्सिएबल। तो ऐसे कस्टम जो इन्फोर्सिबल है वो सारे, यानी विधि क्या है इसकी परिभाषा बताई गई है। मेन आता है अनुच्छेद 14 से लेकर के आगे तक के मूल अधिकार। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकारों के विधेयक से प्रभावित रहे। तो हमारे देश में जो अधिकार लिए गए हैं हमारे संविधान में, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका
को आज़ादी मिली थी 1772 से 50, 1775 से 82 तक जो है अमेरिका की क्रांति हुई थी। तो उसके बाद जो है वहाँ का संविधान बना, संविधान पूरा बन करके तैयार हो गया, लेकिन उनके संविधान में मूल अधिकार वाली व्यवस्था ही नहीं थी। तो बाद में एक संशोधन किया गया, संशोधन करके अधिकारों संबंधी घोषणा पत्र या अधिकार का विधेयक यानी एक्ट ऑफ राइट्स, इस नाम से एक बिल पेश हुआ, पास हुआ, और वहाँ पे अधिकार जो है वो जोड़ा गया उनके संविधान में। तो हमारे भी संविधान में जो अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए, कहाँ से प्रभावित हैं, तो अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। अमेरिका में जो अधिकार मिले वो चरणबद्ध तरीके से मिले। इस पे अभिषेक तिवारी जी का एक टिप्पणी। पहले तो 75 से 22 तक जब ये इन लोग का चला था क्रांति, उसके बाद भी जब गोरे इनसे कहे, मतलब वहाँ श्वेत और श्याम का टाइप का चलता था, तो गोरे इनसे कहे कि काले से कि अगर आप लोग साथ दें तो हम लोग क्रांति करके आपका भी अधिकार आपको पारित करा दिया जाएगा। लेकिन जब ये 1782 में क्रांति जीत गए ये लोग, उसके बाद भी गोरे का ही शासन रहा, इन लोग को अधिकार नहीं मिली। उसके 90 साल तक ये लोग लगातार संघर्ष करने के बाद कालों को भी मतलब अधिकार मिला, लेकिन वहाँ की महिलाओं को अधिकार नहीं मिला था। उसके बाद भी ये लोग मतलब लगभग 40-45 साल मतलब मशक्क़त करने के बाद फिर वहाँ की महिलाओं को 1950s के आसपास में मिला, अधिकार मिला, मताधिकार से लेके और सब सारी अधिकारें मिल गई। धन्यवाद। तो ये था कैसे आपने सुना कि अमेरिका में जो अधिकार मिले वो चरणबद्ध तरीके से मिले हैं, यानी एक बार में सभी को अधिकार नहीं मिले थे। खैर, जब अधिकार मिले भी तो कुल मिला के भारतीय जो अधिकार हैं कहाँ से प्रभावित हैं, तो अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं, वहाँ से लिया गया है। जैसे हमारे संविधान के भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार से जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन करने की शक्ति कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऐसे संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो वो इंग्लैंड की जो है वहाँ से लिया गया है। ऐसे ही समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो कि हम लोगों ने कई सारे देशों से सीखा है, और यही हमारे संविधान की बहुत बड़ी खासियत है कि हम लोग अपने आप को ज़्यादा महान नहीं बताए। मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे संविधान में कोई ऐसी मूलभूत बातें छूट न जाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो, इसलिए उन्होंने पूरे दुनिया के संविधान का अध्ययन किया और हमारे संविधान को लिखा। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम कहा जाता है। भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन करता है। तो अमेरिकी संविधान से हमारे जो अधिकार हैं लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध बार ये प्रश्न शायद पूछा भी गया है। तो अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से। किस भाग में है अधिकार, तो भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में, 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 यानी कि अनुच्छेद जो अधिकार वाले सारे हैं उनको बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। ऐसे ही भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस किस हिस्से को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि ये है हमारे संविधान की आत्मा, क्योंकि अधिकार खूब सारा दे दें लेकिन अधिकारों को संरक्षण करने की कोई मतलब एक स्ट्रक्चर ना हो तो सारे अधिकार अपने आप में फेल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 32 को ज़्यादा अच्छा माना। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें एक लंबी एक विस्तृत सूची दी गई है जो कि न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब होता है कि 12 से 35 तक जो भी चीज़ लिखा हुआ है, दीज ऑल राइट्स आर इनफोर्सिएबल बाय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स। गैर न्यायोचित वह हिस्सा होता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनफोर्सिएबल नहीं होता है। जैसे
गैर न्यायोचित कहाँ शुरू होता है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो नीति निदेशक तत्व हैं ये गैर न्यायोचित हैं। यानी ये हमारे जो सरकार है, सरकार को निर्देश देते हैं कि आप इस प्रकार से नीतियां बनाएं। अब जैसे इसी के बीच में एक है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में लिखा गया है क्या कि समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया है कि राज्य बनाएगा, प्रयास करेगा कि राज्य बनाए अनुच्छेद 44 के साथ। तो कोई अगर जाकर कहे सुप्रीम कोर्ट में कि तो सरकार जो है अनुच्छेद 44 का पालन करके यूनिफॉर्म सिविल कोड ला ही नहीं रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि वो सरकार को आदेश या निर्देश नहीं दे सकती कि आप इसको लागू करो। लेकिन अगर अधिकार वाले हैं, किसी का अनुच्छेद मान लीजिए 19(1)(a) में बोलने की स्वतंत्रता है, उसको कोई रोक देता है तो जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकती है, करेगी ही करेगी, उसका यही काम ही है कि अधिकारों का संरक्षण करें। तो कुल मिलाकर के जो अधिकार हैं वो न्यायोचित हैं, लेकिन जो नीति निदेशक तत्व हैं वो गैर न्यायोचित हैं। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। गारंटी है ये कि अगर किसी का मूल अधिकार हनन होता है तो आपको गारंटी प्रोवाइड की गई लिखित रूप से कि आपको न्याय जो है मिलेगा। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। क्या क्या चीज? 4 चीजें। यानी हमारे अधिकार जो है उसमें मतलब है तो बहुत चीज, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है समानता हो जाए, सभी को सम्मान मिले। सम्मान कैसे मिलेगा? जब समानता स्वतंत्रता मिलेगा तभी सम्मान मिलेगा। राष्ट्रहित हो, जब राइट्स मिलेंगे तो राष्ट्रहित होगा ही, क्योंकि राष्ट्र नागरिकों से बनता है। और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया हुआ है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यानी लोकतंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, राजनैतिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र मतलब ये है कि देश में सभी संसाधनों पर मतलब लोगों का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग खूब गरीब हैं और कुछ लोग खूब अमीर हैं। आर्थिक समताओं को कम करना है। आर्थिक विषमताओं को कम करना है। आर्थिक विषमताओं को कम करना, इसे बोलते हैं आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र है कि सामाजिक विषमताओं को कम करना, जैसे महिलाओं को अधिकार मिले तो लैंगिक विषमता कम हो जाए। ऐसे ही जो कथित पिछड़े वर्ग हैं उनको भी जो है बहुत सारे अधिकार मिले, जो सामाजिक लोकतंत्र है। यानी जातिवाद के आधार पर किसी के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव ना किए जाए, मतलब ना ही किया जाए, बिल्कुल भी ना किया जाए, तो ये सामाजिक लोकतंत्र है। और राजनीतिक लोकतंत्र मतलब ये होता है कि प्रतिनिधित्व में या कानून बनाने की प्रक्रिया में सभी भारत के नागरिक जो है मिल करके उसको बनाए। जैसे लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें देश के सभी लोग मिल करके किसी कानून का निर्धारण करते हैं। ये वहीं पॉसिबल है जहां पर जनसंख्या कम है, जैसे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में कोई कानून बनाना है तो वहां पर सारी जनता जो है मतलब एक आयु वर्ग के कि आप जो है 18 या जितने भी साल के ऊपर होने चाहिए, कुछ ना कुछ योग्यता रख देंगे। वो सारे लोग एक बहुत बड़े स्टेडियम में आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, सब लोग अपना अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, जिसको मन कहे वो विचार प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो है वहां पर निर्णय लिया जाएगा कि किसी कानून को बनाया जाए या ना बनाया जाए। लेकिन जो इनडायरेक्ट लोकतंत्र होता है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। तो लोगों का शासन एक तरीके से ऐसे हो सकता है सारे लोग खुद ही शासन कर लें कानून बना करके। तो जहां पर छोटे हैं वो तो कर सकते हैं, मतलब जहां पर छोटी जनसंख्या, कम जनसंख्या। लेकिन जहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या है जैसे कि भारत, वहां पे सभी लोग मिल करके किसी कानून को कैसे लागू कर सकते हैं? तो क्या करते हैं, इसका जुगाड़ होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी इतनी बड़ी जनसंख्या को छोटे 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 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर क्षेत्र की जनसंख्या अपने यहाँ से एक प्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेज देती है।
और वो जो आए हैं प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि जो है कानून बनाते हैं। यानी कानून बनाए तो प्रतिनिधि, लेकिन प्रतिनिधि को चुना वहाँ की जनता ने। इसका मतलब कि जनता ने ही कानून बनाया, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बनाया। तो इसी बोलते हैं प्रतिनिध्यात्मक, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। राजनीतिक लोकतंत्र में यानी कि राजनीति में एक लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति हो, सभी का प्रतिनिधित्व हो सके, उसको बोलते हैं राजनीतिक लोकतंत्र। तो हमारे मूल अधिकार में जैसे वोट, राइट टू वोट है। राइट टू वोट यानी वोट डालने का अधिकार, मतलब ऐसा लिखा नहीं हुआ राइट टू वोट, लेकिन है। हमारे प्रस्तावना में देखें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो राजनीतिक न्याय मतलब यही है कि राइट टू वोट हो, कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि बन सके, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सके, इसको बोलते हैं राजनीतिक लोकतंत्र। ये अधिकार, हाँ, ये जो है रूस से लिया गया है। क्या रूस के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है और मूल कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। तो ये जो अधिकार है जो हमारे संविधान में दिए गए, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा से है। अधिकार क्यों बनाए गए हैं? दो मुख्य कारण हैं। पहला, एक व्यवस्था बनी रहे। अगर अधिकार नहीं रहेंगे तो अमीर वर्ग, जो प्रभुत्व वाला वर्ग है, वो गरीब वर्ग को दबा देगा। और अमीर वर्ग में एक तरीके से हम कह लें, या बड़े वर्ग में, प्रभुत्व वर्ग में हमारी सरकार भी आ जाएगी, तो सरकार जो है नागरिकों के अधिकार को दबा देगी। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। और दूसरा इसलिए भी अधिकार जरूरी है ताकि नागरिकों की आज़ादी यानी लिबर्टी और उनकी सिक्योरिटी ये हो सके। और तीसरा हम कह सकते हैं प्रत्येक नागरिकों का चहुमुखी विकास हो सके, इसलिए भी जरूरी है अधिकार। और ये अधिकार विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। यानी कोई तानाशाह न बन जाए, कोई लोगों के अधिकार को छीनने न लगे, इसलिए जरूरी है अधिकारों का घोषणा पत्र। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। यानी रूल ऑफ लॉ करना है, ना कि रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल करना है। मतलब रूल ऑफ तो पीपल होगा ही, लेकिन कोई व्यक्ति शासन नहीं करेगा, बल्कि कानून शासन करेगी। कानून बनेगा व्यक्तियों द्वारा। व्यक्ति शासन करेगा। हाँ, कानून के दायरे में रह करके व्यक्ति शासन करेगा। मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो कथन कारण में जैसे पूछ ले कि मूल अधिकारों को, यानी भाग 3 को मूल अधिकार कहा जाता है। कथन कारण, क्योंकि संविधान द्वारा इसे गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान द्वारा इसे गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। कानून का मूल सिद्धांत है, मतलब ये जो है राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है कि गारंटी और सुरक्षा मिले। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, चाहे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी कि कह लें कि पूरा होलिस्टिक उसका डेवलपमेंट हो सके। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में यानी चहुमुखी विकास में क्या क्या आएगा? उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका मोरल डेवलपमेंट और उसका कह लें कि आध्यात्मिक डेवलपमेंट। तो ये चारों चीज़ें आ जाएंगी इसमें, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। ये 4 प्रकार के डेवलपमेंट हो सके उसका। मूल रूप से संविधान में कितने अधिकार थे? तो 7 अधिकार थे। 7 अधिकार दिए गए थे हमारे संविधान में, लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो 6 अधिकार हैं। जो पहला अधिकार था वो था समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, याद करना इसे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, यानी कि राइट टू लिबर्टी। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब इस अनुच्छेद का कोई औचित्य नहीं है, यानी अब इस अधिकार को संवैधानिक अधिकार से हटा दिया गया है, यानी मूल अधिकार से हटा दिया गया, सॉरी, अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसको जो है कानूनी अधिकार प्रोवाइड किया गया है। यही पहला संशोधन का कारण बना था ना। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को कानूनी वैधता प्रदान की गई है, यानी अब ये मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फिर से समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संपत्ति का अधिकार अब काउंट नहीं करेंगे, लेकिन किसमें था ये, तो अनुच्छेद 31 में था। फिर छठा नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाकी अनुच्छेद 33, 34, 35, क्योंकि 35 तक दिए गए हैं, तो 33, 34, 35 जो है वो अधिकार दिया गया है जो हमारे सेना वर्ग हैं, जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, इन सब का अपना विशेष प्रकार का अधिकार होता है। यानी अगर उनको अलग से अधिकार मतलब नागरिक अधिकार देंगे तो कुछ मामला गड़बड़ा सकता है, तो उनको विशेष अधिकार कुछ दिए जाते हैं। तो वो 23, 24, 25 जो है 33, 34, 35 में दिया जाता है। अनुच्छेद 33 में अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति है, यानी किसी भी अधिकार को संशोधन करना है तो कौन संशोधन करेगा, राज्य की विधानमंडल नहीं बल्कि संसद करेगी। यह अनुच्छेद 33 में बात की गई है कि अधिकारों में संशोधन संसद करेगी। अनुच्छेद 34 द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो, यानी अगर किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हुआ है, यानी कह लें कि आपातकाल लगी हुई है, या अफस्पा एक कानून है, अफस्पा कानून के तहत सेना जो है किसी विशेष क्षेत्र विशेष में जो है मतलब नियंत्रण किए हुए हैं, मतलब वो अफस्पा जो लगेगा वो केंद्र सरकार ही लगाएगी, वो केंद्र सरकार ही लगाएगी। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के किसी क्षेत्र में मान लीजिए कार्बी एंगलोंग वाले क्षेत्र में लग गया अफस्पा, वहाँ पे सेना लगी हुई है, तो वहाँ पे कुछ मूल अधिकारों को जो है रोका जा सकेगा। यह अनुच्छेद 34 है। अनुच्छेद 35 इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन अनुच्छेद 35 में है, तो ये इतनी बात है इसमें। अनुच्छेद 33 संसद को शक्ति है। अनुच्छेद 34 जहाँ सेना है वहाँ पे अधिकार सीमित है। अनुच्छेद 35 इसको प्रभावी बनाने के लिए विधायन है। हालांकि ये जो 6 अधिकार दिए गए हैं अपना, फिर से समता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23-24, धर्म 25 से 28, संस्कृति शिक्षा 29-30, संवैधानिक उपचार 32। ये 6 अधिकार जो 7वां हटाया, मतलब जो 6ठा हटाया गया था संपत्ति के अधिकार, उसे देखते हैं उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे कब हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी वैधता दी गई। और कहाँ पर वो कानूनी वैधता दी गई, वो संविधान के अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद 300 मतलब भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। अब देख लें मूल अधिकार की विशेषताएं क्या होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यानी पहला तो ये है कि कुछ अधिकार सिर्फ नागरिक के लिए हैं और कुछ अधिकार नागरिक और व्यक्ति दोनों के लिए हैं। नागरिक मतलब ये होता है जो भारत
देश में रहता है, भारत देश का नागरिकता ग्रहण किए हुआ है, वो भारत का नागरिक है। व्यक्ति वो होता है, यानी कि 18 साल के ऊपर हर एक व्यक्ति नागरिक है, लेकिन 18 साल से कम का व्यक्ति नागरिक नहीं है बल्कि व्यक्ति है। नागरिक वो है जो 18 साल का ऊपर है और भारत का है, चाहे विदेश में ही रहता हो, लेकिन 18 साल का ऊपर है और भारतीय नागरिकता लिए हुआ है तो भारत का नागरिक है। व्यक्ति वो है जो भारत देश का है, चाहे 18 साल से कम हो चाहे जैसे भी हो, वो सब व्यक्ति हैं। यानी कह लें सभी व्यक्ति नागरिक नहीं है, लेकिन सभी नागरिक व्यक्ति हैं। भारत नागरिक। हाँ, यानी कि व्यक्ति एक बड़ा गोला है, इसके अंदर में आ जाएगा छोटा गोला नागरिक वाला। तो जो छोटा गोला है नागरिक, इनको कुछ अलग से अधिकार दिए जाएंगे, जैसे वोटिंग राइट इनको दिया जाएगा, या कुछ और भी चीज़ें राइट इनको दिया जाएगा, लेकिन व्यक्ति को वो राइट नहीं दिए जाएंगे। व्यक्ति में एक तो वोटिंग राइट होता है और एक तो सरकारी काम करने का राइट होता है। सरकारी काम करने का राइट होता है, तो वो सारे नागरिकों को मिलेगा। व्यक्ति में वो सारे आ जाते हैं जो भारत के हैं या भारत में आए हैं। जैसे मान लीजिए कोई घूमने टहलने के लिए आया है, टूरिस्ट आया है, तो वो भी भारत का व्यक्ति हो गया। यानी कि भारत का व्यक्ति जो होगा वो अस्थायी हो सकता है। ये भी एक खासियत है कि नागरिक जो है वो एकदम प्योर भारत का है, लेकिन व्यक्ति जो है वो विदेशी भी हो सकता है। यानी भारत की टेरिटरी में प्रवेश कर गया तो भारत का व्यक्ति है, तो भारत की टेरिटरी में प्रवेश कर गया तो उसको भी कुछ राइट मिल जाता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि विदेशी है तो उसको छोड़ दिए, उसको भी जो राइट दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। अगर कोई इसके अधिकार को हनन करता है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और भारत के नागरिक हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कि आपने इसके राइट को जो है तोड़ा है। लेकिन इस व्यक्ति को नागरिक अधिकार नहीं दिया जाएगा कि ये बाहर से आया और यहाँ पे वोट डाल के चला गया। तो नागरिक अधिकार कुछ लोगों को दिया जाता है और व्यक्ति को नागरिक अधिकार नहीं दिए जाते। सभी व्यक्ति नागरिक नहीं होते, लेकिन सभी नागरिक व्यक्ति होते हैं। तो पहला तो ये है कि हमारे संविधान ने जो है, मतलब हमारे अधिकार जो है, तो हमारे यहाँ अधिकार की पहली विशेषता ये हो गई कि कुछ अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं, कुछ अधिकार व्यक्ति और नागरिक दोनों को दिए जाते हैं, यानी व्यक्ति को दिए जाते हैं। व्यक्ति मतलब नागरिक भी आ गए। अधिकार जो है वो उसको हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। एक अधिकार होता है नागरिक अधिकार यानी सिटीजन्स राइट, एक होता है व्यक्तिगत अधिकार यानी कि पर्सनल राइट्स। तो पर्सनल राइट तो किसी को भी दिया जाना चाहिए भाई। निजता विदेशी हो तो उसको भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपने रूम में बैठा हुआ है तो सीसीटीवी लगा दिए। तो प्राइवेट अधिकार तो उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन नागरिक अधिकार उसको नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो पता लगा 1 करोड़ मुसलमान आज 1 करोड़ पाकिस्तानी आ जाएंगे भारत में और वो चुनाव मतलब वोट डाल देंगे, तो उनको नागरिक अधिकार नहीं दिया जाएगा और ना ही वो भारत के नागरिक हैं। यानी भारत के सभी व्यक्ति एक प्रकार से भारत की नागरिकता रखते हैं, लेकिन भारत का नागरिक अधिकार नहीं रखते हैं। जी सर। और दूसरी खासियत क्या है, ये असीमित नहीं है। यानी जो हमें अधिकार दिया गया है ये असीमित नहीं है। जैसे हमें खेलने का अधिकार मान लीजिए है, मतलब जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, उसमें मनोरंजन भी तो शामिल होगा। खेलने का अधिकार है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं कि सड़क पे जाकर के खेलेंगे, या हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो हम रात में जो है लाउड स्पीकर लगा देंगे। हमें बोलने का आज़ादी है तो सड़क पे जाकर के बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यानी ये जो है असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्त प्रतिबंध मतलब कि आपको एक तरफ तो राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन उस राइट का दुरुपयोग आप ना करें, इसके लिए आपके ऊपर कुछ सीमाएं भी लगाई जाती हैं, यानी लिमिटेशंस जो है, और राइट्स के साथ साथ लिमिटेशंस भी आपको लगाई जाती हैं। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। तो इस प्रकार से जो राइट्स हैं इनके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी लगाए जाते हैं।
और तीसरी खासियत क्या है, कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, यानी राज्य किसी के ऊपर कोई मनमाना रवैया ना अख्तियार करे, इसके खिलाफ है। जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्यवाही या व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही, ये एग्जाम्पल है। जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वह संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार है। चौथा खासियत क्या है, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, यानी कुछ अधिकार जो हैं वो नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं। जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, यानी ऐसे अधिकार जो राज्य के अथॉरिटी को कम करते हैं। जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों की सुविधाओं का प्रावधान करने वाले, यानी कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक। नकारात्मक जो राज्य के प्राधिकार को कम करते हैं, सकारात्मक वो जो व्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। पांचवा क्या है खासियत, ये न्यायोचित है, यानी कि ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। जब भी इनका उल्लंघन होता है तो वो अदालत जा सकते हैं। छठा, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर। मतलब ये है कि अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन हो तो आप या तो हाई कोर्ट चले जाइए या आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप सीधा इसमें जा सकते हैं या सीधा इसमें जा सकते हैं या इसमें जाने के बाद इसमें जा सकते हैं, तीनों रास्ते हैं। सातवां, ये अस्थाई नहीं है, यानी कि संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, यानी इसमें अधिकार में कुछ कटौती करना है या बढ़ाना है अधिकार तो संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन विधेयक जो होता है दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और इसे साधारण बहुमत के द्वारा पारित नहीं कराया जा सकता। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। यानी 368 के तहत सरकार जो है अपने लोगों के अधिकार को सीमित या कम कर सकती है, लेकिन उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगा जिससे कि लोगों के मूल अधिकार जो है मतलब यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो जाए, ऐसा अधिकार नहीं करेगा। और ये मूल ढांचे से संबंधित जो सिद्धांत है ये 1973 के केशवानंद भारती केस में आया था सामने, जिसमें 13 जजों की बेंच ने जो है 7-6 से फैसला दिया था कि संसद जो है वो 368 के तहत संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन किए बिना। 8वीं विशेषता है, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे 352 के तहत, तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है, यानी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है जब 352 लगेगा। लेकिन 2 मूल अधिकार, एक अनुच्छेद 20, एक अनुच्छेद 21, ये 2 मूल अधिकार जो है फिर भी बने रहेंगे, लेकिन इसके अलावा सारे मूल अधिकार जो है निलंबित किया जा सकता है। जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उस केस में भी 20-21 जो है प्रभावी रहेगा। इससे सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। ये 352 जो है इसके कुछ आधार हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने कुछ आधार हैं। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो कोई भी अधिकार जो है सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो जो है इसमें सीमित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी 20-21 सीमित नहीं किया जाएगा। तो विदेशी आक्रमण सीमित कर दिया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह यानी कि आंतरिक आपातकाल तो सीमित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय जो है हम कभी और देखेंगे बाद में। 9वां खासियत क्या है, विशेषता, अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा का जो अधिकार दिया गया था, तो अनुच्छेद 31 का के द्वारा इनके कार्यान्वयन की कुछ सीमाएं हैं। 31 खा में ऐसी कुछ बातें की गई हैं
यानी का, खा, गा ये कुछ अनुच्छेद हैं जो कि संपत्ति से संबंधित हैं। 10वां विशेषता क्या है? सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं, आईबी, रॉ, सीबीआई, ये सारी चीज़ें, और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, अनुच्छेद 33। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो, अनुच्छेद 34, जिसे सैन्य शासन कहा जाता है। फिर अगली विशेषता क्या है? इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ अधिकार को कानून की मदद से प्रवर्तित कराया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल के द्वारा, अनुच्छेद 35। तो ये है इसके कुछ विशेषताएं। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।